जय श्री राम। तो आज हम 2023 का सेट 7 करेंगे केमिस्ट्री का। तो पहले हमारे पास क्वेश्चन है कि 3 ग्राम एसिटिक अम्ल 80 ग्राम बेंजीन में विलीन है, विलयन की मोललता है। तो हमारे पास है 3 ग्राम एसिटिक अम्ल यानी CH3COOH किस में विलीन है? 80 ग्राम बेंजीन में। तो मोललता का फॉर्मूला क्या होता है? विलेय के मोल, और विलायक का जो भार है वो होना चाहिए किलोग्राम में। ठीक है, तो ग्राम में है तो इसको किलोग्राम में बदल देंगे, ऊपर 1000 से गुणा हो जाएगी। तो ये इसका भार है 3 ग्राम। इसका अणु भार निकाल लेंगे। देखो कार्बन कितने हैं इसमें? 2, 12 दूनी 24, 4 हाइड्रोजन है 4, और ऑक्सीजन है 2, तो 16 दूनी 32। तो कितना हो जाएगा? 4 4 8 2 10, कैरी 1, 3 2 5 1 6, 60 हो जाएगा। तो मोल कितने हो जाएंगे इसके? मोल होता है भार बटे अणुभार, तो 3/60 यानी कि मोल हो जाएंगे 3/60 यानी 1/20। और मोललता हो जाएगी, मोललता होगी विलय के मोल जो कि कितने आए? 1/20 बटे विलायक का भार किलोग्राम में। तो 80 ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी, और ये बाकी 100 चला जाएगा ऊपर, तो 100 बटे, और यहाँ हो जाएगा 20 गुणा 8, 20 गुणा 8, 20 से 100 कट जाएगा, आ जाएगा 5, 5/8। ठीक है, और 5/8 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.8648, 2 0, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, तो 0.625 मोल पर किलोग्राम ये आ जाएगी। ठीक है, तो मोललता का फॉर्मूला याद रखना है, विलय के मोल बटे विलायक का जो भार है वो किस में? किलोग्राम में। ठीक है, ये करना था। तो ये थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक 2 × 10⁻³ सेकंड इनवर्स है। इस अभिक्रिया की अर्धायु है। ठीक है, ये अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की वैल्यू दी है और इसकी अर्धायु पूछी है इसने। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु होती है T½ बराबर 0.693 बटा के यानी वेग स्थिरांक। तो 0.693 बटा इसकी वैल्यू है 2 × 10⁻³ के की वैल्यू थी सेकंड इनवर्स, तो टी आ जाएगा सेकंड में। ठीक है, 10⁻³ ऊपर चले जाएगा, 1000 बन जाएगा। ठीक है, 10⁻³ बन जाएगा ऊपर जाके, तो 1000 की 0.693 में गुण होगी तो वो बन जाएगा 693 बटा 2, यानी कि 2 दिए 6 और 2 चौक 8, 1 3 2 6 12 और 5.5। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो ऑप्शन है सब में जो है पावर दे रखी है, तो जो है 340.5 इस सेकंड, इसको हम लिख सकते हैं 3.465 गुणा 10⁻²। ठीक है, 2 स्थान पॉइंट पीछे आ गया तो 10⁻² आ गई सेकंड। ठीक है, तो ये सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा हमारा। अगला है डीएनए में क्षारक उपस्थित नहीं है। तो यूरेसिल जो है वो सिर्फ आरएनए में होता है, वो डीएनए में नहीं होता। ठीक है, और जो थाइमीन होता है वो सिर्फ डीएनए में होता है, बाकी एडिनिन, गुआनिन और साइटोसिन ये तीनों क्षारक आरएनए डीएनए दोनों में होते हैं। अगला है, ये इसका यूपीएससी नाम पूछा है, और इसने जो मेरे वाले इसमें तो गलत स्ट्रक्चर बना रखे है इसकी, क्योंकि इसने यहाँ से OH लगाया और इससे ये CH3 लगा दिया। ठीक है, तो ये तो कुछ भी नहीं हो सकता। बट हाँ, अगर ये CH3 में मान लो अगर ये यहाँ ना होके इसके साथ जुड़ा होता तब इसका नाम हो जाता, और तब इसका नाम हो जाता 1 2 3 पे मेथिल होता 3 मेथिल और ब्यूटेन 2 ओल, ये हो सकता था, जबकि CH3 इस कार्बन से जुड़ा हो। ओके, वरना कुछ नहीं, बाकी गलत ही है ये तो सब। हिंसबर्ग अभिकर्मक है। हिंसबर्ग अभिकर्मक क्या होता है? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड,
ये बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ये होता है हिंसबर्ग अभिकर्मक। अब अगला क्वेश्चन है कि कोलराउस का नियम क्या है, इसका अनुप्रयोग लिखिए। तो पिछले सेट्स में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। कोलराउस का नियम क्या है कि अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसके धनायनों एवं ऋणायनों की मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। जैसे अनंत तनुता पर NaCl की जो मोलर चालकता होगी वो Na पॉजिटिव की मोलर चालकता और Cl नेगेटिव की मोलर चालकता के जोड़ के बराबर होगी। ठीक है, ये कोलराउस का नियम है। इसका अनुप्रयोग क्या है? इसका प्रयोग अनंत तनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता ज्ञात करने में किया जाता है। ठीक है, दुर्बल विद्युत अपघट्य मतलब जो पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं, उनकी अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करने के लिए हम कोलराउस के नियम का यूज करते हैं। कैसे निकालते हैं? दूसरे विद्युत अपघट्य जिन जो पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं उनसे हम जो है उसके आयनों की मोलर चालकताएं निकाल लेते हैं और वो जोड़ देते हैं। जैसे हमें CH3COOH इसकी मोलर चालकता निकालनी है तो हम CH3COO निगेटिव की निकाल लेंगे और H पॉजिटिव की निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। ये कैसे निकाल लेंगे? ये निकालते हैं हम CH3COO की मोलर चालकता में HCl की जोड़ देते हैं और उसमें से NaCl की घटा देते हैं। ठीक है, चलो अगर देखा होगा तुमने ये तो तुमको समझ में आ गया होगा, और नहीं देखा होगा तो नहीं आएगा, फिर तुमको पढ़ना पड़ेगा। अच्छा देखो, अगला क्वेश्चन है कि एक विद्युत अनपघट्य के 2 ग्राम को 50 ग्राम बेंजीन में घोलने पर इसके हिमांक में 0.40 केल्विन की कमी हो जाती है। बेंजीन का हिमांक अवनमन स्थिरांक 5.12 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स है। विलय के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। ठीक है, तो हिमांक में अवनमन का सवाल है। देखो, हिमांक में अवनमन जो होता है डेल्टा TF, ठीक है, मतलब चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट, वो होता है KF, ये जो स्थिरांक जिसकी वैल्यू दी थी, गुणा मोललता। और मोललता होता है हमारे पास विलय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान गुणा 1000। ठीक है, विलय के मोल विलायक का द्रव्यमान गुणा 1000, ये द्रव्यमान अगर ग्राम में लिया हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे हमने उसको क्या कर लिया था, ग्राम में दिया था, किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से बाकी था, उसके ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, वही होता है। अब देखो, विलय के मोल जो है कैसे निकाल लेंगे? विलय का भार जो कि कितना है 2 ग्राम है, और बटे उसका अणुभार हमने मान लिया कितना M। ठीक है, उसको घोड़ा है हमने कितने में? 50 ग्राम बेंजीन में। 2 ग्राम को 50 ग्राम बेंजीन में घोड़ा, तो विलायक का द्रव्यमान ये हो गया 50 ग्राम। ठीक है, और ग्राम में ही है, और ऊपर क्या है? 1000 की गुणा है। तो ये सब 0 से 0 कट गई, 5 से 100 कट के 20 दूनी हो जाएगा 40, तो 40/m, ये क्या आ गई? मोललता आ गई। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में रख देंगे। डेल्टा TF की वैल्यू 0.4 केल्विन है, KF ये है मेरा, डेल्टा T बराबर KF गुणा मोललता। ठीक है, 0.4 से 40 कटेगा तो 100 आ जाएगा, M इधर आ जाएगा, 100 की 5.12 में गुणा होगी तो उसका आ जाएगा 512 ग्राम पर मोल। ठीक है, फिर से देख लो एक बार अगर किसी को समझ ना आया हो। मोललता निकाल ली पहले हमने, विलय के मोल निकाल लिए, उसका भार बटे अणुभार करके विलय का द्रव्यमान टेक का मोललता निकाल के इस फॉर्मूले में रख दिया, डेल्टा TF बराबर KF गुणा मोललता, वहां से ये आ गया। देखो, अगला क्वेश्चन है कि कारण सहित स्पष्ट कीजिए। NiCl4 2 निगेटिव है, यहाँ पे ये अनुचुंबक है, जबकि NiCO4 प्रतिचुंबक है, यद्यपि दोनों चतुष्फलकीय है। इसको हमें कारण सहित स्पष्ट करना है। तो देखिए, जो NiCl4 2 निगेटिव है उसमें निकिल की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? +2 है, निकाल लेंगे तो +2 आएगी। तो इसमें जो आगे इसमें 3D में 8 इलेक्ट्रॉन है निकिल में, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3D8 4s2। जब +2 ऑक्सीकरण अवस्था होगी तो 4s2 के इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, 3D8 बचेंगे। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन निम्न प्रकार से भरे हैं। ये 3D में जो है 8 इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद 4s में और 4p में ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रखे हैं किसी ने, Cl निगेटिव जो लिगेंड है उसने। ठीक है, तो इसमें हमें साफ स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि इसके पास 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण NiCl4 2 निगेटिव क्या है? अनुचुंबकीय है। ठीक है, जहाँ भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है वहाँ क्या होता है? अनुचुंबक होता है। ठीक है,
और sp3 संकरण है, इसका मतलब इसका जो शेप है वो क्या है, चतुष्फलकीय है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण ये क्या है, अनुचुंबक है। अब जो निकिल टेट्रा कार्बोनिल है, ठीक है, या टेट्रा कार्बोनिल निकिल, इसमें इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, इसमें इसकी ऑक्सीकरण अवस्था है 0, ठीक है, CO, क्योंकि न्यूट्रल लिगैंड है तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, 0। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 3d8 4s2 होगा, ठीक है। तो निकेल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरीके से होगा, 3d में 8 और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन और 4p में कुछ नहीं। परंतु जो इसमें CO लिगैंड है कार्बोनिल, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिगैंड है और इसके प्रतिकर्षण के कारण जो इसके 4s के इलेक्ट्रॉन है वो जो है वो भी क्या हो जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन 3d में शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। दोनों इलेक्ट्रॉन इधर से उठ के इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये 3d जो है पूरा 10 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं और ये 4s में और 4p में जो इलेक्ट्रॉन है कार्बोनिल लिगैंड के जो उसने शेयर किया वे इलेक्ट्रॉन है। तो हमें इसमें यहाँ पर कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। sp3 संकरण के कारण इसका जो इसकी जो ज्यामिति है वो भी टेट्राहेड्रल है, मतलब चतुष्फलकीय है। तो निकिल टेट्रा कार्बोनिल निकिल में कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, बिल्कुल नहीं है भाई। अतः यह क्या है, प्रतिचुंबकीय है, ठीक है, इसलिए ये प्रतिचुंबकीय है। अगला क्वेश्चन है कि ये FeH2O6 पॉजिटिव, ठीक है, हेक्साएमीन आयरन प्रबल अनुचुंबकीय है, जबकि FeCN6 नेगेटिव हेक्सासाइनोफेरेट जो है दुर्बल अनुचुंबकीय है। इसको हमें कारण सहित बताना है, ठीक है। तो देखो इसमें जो FeH2O6 पॉजिटिव है, इसमें जो आयरन है वो तो +3 है, मतलब उसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, 3 है, +3 है। तो देखो आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3d6 4s2। आयरन +3 का क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे, ये एक यहाँ से 3d5 4s0 बचेगा, ठीक है। अब H2O जो है एक दुर्बल लिगैंड है, जब ये जो है इसकी स्प्लिटिंग कराता है, ठीक है, इसके जो d ऑर्बिटल्स है उनकी स्प्लिटिंग होती है T2G EG में, तो क्या होता है ये एक दुर्बल लिगैंड है। तो जो ये जो ऊर्जा का एनर्जी गैप इसने प्रोड्यूस किया, ठीक है, जो इसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है वो क्या है, वो कम है किससे, पेयरिंग एनर्जी से। पेयरिंग एनर्जी मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो चौथा इलेक्ट्रॉन है इसके पास 2 चॉइस है, एक तो है कि ऊपर जाके बढ़ जाए, ठीक है, ये एनर्जी गैप को पार करके ऊपर जाए EG में, या दूसरी चॉइस थी कि यहीं पे पेयरिंग कर ले। तो इसको पेयरिंग में ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ रही थी, ऊपर जाने में कम कर दी, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है इसके लिए और ये कम है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इस वजह से दोनों इलेक्ट्रॉन ऊपर जाते हैं। तो अब इसमें 5 जो है मुक्त लिख रखे है मैंने, क्या खतरनाक चीज़ हूँ मैं अभी। 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, कितने हैं, 5। फिजिक्स वाले हैं ना यार, फिजिक्स तो थोड़ी सी फिजिक्स ठीक है। तो इसमें 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की वजह से प्रबल रूप से जो है चुंबकीय है, क्योंकि जो चुंबकीय गुण होता है वो होता है √n×n+2 बोर मैग्नेटोन। तो जितने n ज़्यादा होंगे उतने ही क्या होंगे, वो ज़्यादा अनुचुंबकीय होगा, ठीक है। इसमें 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अब अगर FeCN6 नेगेटिव में बात करें, ठीक है, तो इसमें जो CN है वो प्रबल लिगैंड है, इसके लिए जो स्प्लिटिंग एनर्जी होती है, अच्छे से बना भी नहीं रखा यार, क्या कर रखा, ये जो स्प्लिटिंग एनर्जी है वो ज़्यादा होती है पेयरिंग एनर्जी से। तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाने की बजाय सोचता है कि चलो यहीं पेयरिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो यहीं पेयरिंग होती है, तो इसमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचे, केवल एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचा। तो ये उसकी तुलना में क्या होगा, बहुत ही दुर्बल रूप से अचुंबकीय होगा, ठीक है। तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है इसमें सिर्फ एक, ठीक है, उसमें थे 5, इसलिए वो प्रबल रूप से अनुचुंबकीय था और ये दुर्बल रूप से अनुचुंबकीय है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि पॉलीपेप्टाइड्स क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। पॉलीपेप्टाइड्स क्या होते हैं, देखो ध्यान से देखो, 2 एक जैसे अथवा भिन्न एमिनो अम्लों के अणु के मध्य अभिक्रिया में एक अणु के एमिनो समूह तथा दूसरे अणु के कार्बोक्सिलिक समूह के मध्य संयोग होता है, जिसके फलस्वरूप एक जल का अणु मुक्त होता है तथा पेप्टाइड बंध बनता है। चूंकि इस उत्पाद 2 एमिनो अम्लों द्वारा बनता है तो इसे डाइपेप्टाइड कहते हैं। मतलब देखो, एक सेकंड जरा सेकंड का समय दो में। देखो जैसे ये एक एमिनो अम्ल है, ठीक है, दूसरा एमिनो अम्ल है, तो इसका एमिनो समूह NH2 और इसका COH समूह, यहाँ से एक H निकला, यहाँ से OH, एक जल का अणु निकला और यहाँ इनके बीच में
बॉन्ड बन गया है, CO और NH, ये पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। तो जब दो एमिनो अम्ल एक पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हो तो उसको क्या बोलेंगे हम, उसको डाईपेप्टाइड बोलते हैं। ऐसे जब 3 जुड़े होंगे ट्राईपेप्टाइड, 4 जुड़ेंगे टेट्रापेप्टाइड, 5 जुड़ेंगे पेंटाहेक्सा। ठीक है। जब एमिनो अम्लों, देखो यहाँ से ध्यान दो, जब एमिनो अम्लों की संख्या 10 से अधिक होती है, मतलब जब 10 से अधिक एमिनो अम्ल एक आपस में पॉलीपेप्टाइड बंध से जुड़े, पेप्टाइड बंध से जुड़े हो सॉरी, तो उत्पाद क्या है, उत्पाद पॉलीपेप्टाइड कहलाता है। ठीक है। देखो जब 10 से ज़्यादा एमिनो अम्ल होंगे और पेप्टाइड बंध से जुड़े होंगे तो उत्पाद क्या होगा, पॉलीपेप्टाइड कहलाता है। एक पॉलीपेप्टाइड जिसमें 100 से अधिक एमिनो अम्ल अवशेष होते हैं तथा जिनका आणविक द्रव्यमान 10,000 यू, ये AMU वाला वो है यू, मतलब इनका जो अणुभार है वो इतना है 10,000 ग्राम पर मोल। ठीक है। अधिक होता है क्या, प्रोटीन कहलाते हैं। यद्यपि प्रोटीन तथा पॉलीपेप्टाइड में यह विभेद अधिक सुस्पष्ट नहीं है, कम एमिनो अम्ल वाले पॉलीपेप्टाइड को भी प्रोटीन कहने की संभावना है यदि उनमें प्रोटीन जैसा सुस्पष्ट संरूपण हो, जैसा कि इंसुलिन में होता है जिसमें 51 एमिनो अम्ल होते हैं। ठीक है। तो पॉलीपेप्टाइड का एग्जाम्पल हम क्या लेंगे, पॉलीपेप्टाइड होते हैं जैसे कि प्रोटीन, प्रोटीन क्या होते हैं, सारे के सारे पॉलीपेप्टाइड। उनमें भी खास नाम देना तो इंसुलिन दे सकते हैं, हीमोग्लोबिन दे सकते हैं। जो भी प्रोटीन होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, वो सब पॉलीपेप्टाइड ही होते हैं। देखिए जैसे ये जो है एक अमीनो अम्ल है ग्लाइसिन। ठीक है। एक ग्लाइसिन के साथ जुड़ रहा है, इधर से इसके NH2 समूह इसके COH समूह के साथ इनके बीच में बॉन्ड बनेगा, एक जल का अणु निकलेगा H2O। ठीक है। और यहाँ पे ये CONH और CH2COH ये ऐसे जुड़ जाएगा। ठीक है। तो दो एमिनो अम्ल मिलकर क्या बन जाएंगे, डाईपेप्टाइड बन जाएगा। अब इसके साथ अगर एक और ग्लाइसिन जुड़ जाए, ठीक है, यहाँ पे एक और सेम ग्लाइसिन है NH2 CH2COOH। ठीक है। तो एक और ये जुड़ जाए तो क्या होगा, HOH निकल के एक और जुड़ जाएगा यहाँ पे सेम टू सेम ऐसे ही CH2CONH CH2COH। ठीक है। इसको बोल देंगे ट्राईपेप्टाइड। ये क्या बन गया, ट्राईपेप्टाइड। अब देखो CH2CONH ये चीज रिपीट कर रही है। ठीक है। तो इसको मैं 2 बार ऐसे कर दूं 2। ठीक है। तो ये अब भी क्या है, ट्राईपेप्टाइड है। और अगर पॉलीपेप्टाइड क्या हो जाएगा ये, तो NH2 CH2 CONH की N और CH2COH, मतलब और N की वैल्यू हम बोल दे कि N जो है ग्रेटर है 10 से, तो इसको हम फिर क्या बोलेंगे, इसको ये पॉलीपेप्टाइड होगा। तो ये एक पॉलीपेप्टाइड का उदाहरण, ये भी ऐसे भी लिख सकते हैं हम। ठीक है। ये लिख सकते हैं मतलब। ओके। देखो अगला क्वेश्चन है कि 0.05 मोल पर लीटर NaOH विलयन के कोलम का व्यास 2 सेंटीमीटर एवं लंबाई 100 सेंटीमीटर है। विलयन की कोलम का विद्युत प्रतिरोध 5.55 गुणा 10⁻³ ओम है। इसकी प्रतिरोधकता, चालकता एवं मोलर चालकता का मान ज्ञात कीजिए, का मान परिकलन कीजिए, मतलब ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो देखिए मोलरता दी है, वो जो कोलम है उसका व्यास दिया है और लंबाई दिया है, मतलब वो सिलेंडरिकल है, नीचे से जो है आधार उसका वृत्त है, लंबाई है। ओके। और जो है प्रतिरोध दे दिया है हमें, प्रतिरोधकता, चालकता और मोलर चालकता पूछी है। देखो प्रतिरोध R बराबर होता है ρL/A। ठीक है। L लंबाई है 100 सेंटीमीटर और जो क्षेत्रफल है, अब व्यास दिया है 2 सेंटीमीटर का, तो त्रिज्या हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल A बराबर होता है πr², तो ये हो जाएगा पाई, 1 का स्क्वायर तो एक होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, ही हो जाएगा क्षेत्रफल। यहाँ से रो निकाल लेंगे तो रो बराबर हो जाएगा RA/L। ठीक है। R की वैल्यू रखेंगे 5.55 इंटू 10⁻³ A कितना है पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, पट्टे में L कितना है 100 सेंटीमीटर है। तो ये आ जाएगा, 2 पावर घट जाएगी तो 10 बचेगा 1, इसकी मल्टीप्लाई इसमें 55.5 पाई। ठीक है। और ओम सेंटीमीटर। ठीक है। ये आ जाएगी इसकी
प्रतिरोधकता। ठीक है, चाहो तो इस पाई का मान रख सकते हो, उसके मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद चालकता, चालकता का मतलब यहाँ पर है विशिष्ट चालकता इसकी। ठीक है, जो कि प्रतिरोधकता की उल्टी होती है। तो कप्पा बराबर 1/रो बराबर 1/55.5 पाई। ठीक है, और ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स, ये आंसर आ जाएगा। अब अगला निकालना है मोलर चालकता। तो मोलर चालकता होती है लैम्डा एम बराबर कप्पा गुणा 1000 बटे मोलरता एम। ठीक है, एम की वैल्यू दिया इसने 0.05 मोल पर लीटर। इसको हम लिख सकते हैं 5/100 यानी कि 1/20 मोल पर लीटर। ठीक है, तो कप्पा की वैल्यू हमारे पास आ गई थी 1/55.5 पाई। ठीक है, और गुणा ऊपर है 1000 और नीचे एम की वैल्यू कितनी है 1/20। तो 1/20 करेंगे तो 20 चला जाएगा ऊपर। ओके, तो अगर आपके याद हो तो जब हम जो है जल की मोलरता निकालते हैं तब हम 1000 को 18 से भाग करते हैं, उसकी वैल्यू क्या आती है 55.555 ऐसे चलती रहती है। ठीक है, तो अगर मैं इसको इधर ले आऊँ तो मैं 1000 बटे 55.55 इसकी वैल्यू लगभग क्या आ जानी चाहिए 18 आ जानी चाहिए, है नहीं? लगभग इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 18 आ जाएगी। ठीक है, तो 1000 बटे 55.5 जो है इसकी वैल्यू क्या लिख लेंगे हम 18 लिख लेंगे, गुणा जो है 20 है और नीचे पाई की वैल्यू 22 यहाँ लिख लेते हैं। 22/7 करेंगे, 7 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो इससे इसको काटेंगे, ये जो है 10 आ जाएगा और ये 11 2 से काट के। ठीक है, अब इनकी जो है हम थोड़ी मल्टीप्लाई और डिवाइड करके आंसर जो है, अब इसकी अब तो इसको तो कर ही सकते हो ना, काफ़ी इजी बना दिया मैंने इससे तो इसको, है नहीं? तो ये आंसर आ जाएगा करीब 114.55 के करीब। ठीक है, और मात्रक क्या होता है इसका, मोलरता तो नीचे थी, तो मोल इनवर्स और सेंटीमीटर स्क्वायर और जो है ओम इनवर्स, वो तो है ही है। तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये मात्रक होता है मोलर चालकता का। ओके, तो इसकी वैल्यू मोलर चालकता की वैल्यू आ गई हमारे पास, और जो है प्रतिरोधकता और कप्पा की वैल्यू निकालनी थी वो भी हमने निकाल ली थी। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, एक चीज़, अगर आप इसको वैल्यू रख के कैलकुलेटर में करोगे तो लगभग वैल्यू 114.66 उसके कुछ करीब आएगी। वो एक्चुअली इसलिए होता है, जो हमने 18 मानना है वो 18.0101 ऐसी वैल्यू चलती रहती है, क्योंकि यहाँ भी ये 55.555 चलता रहता है ना, उस वजह से। तो हमने 18 लिख लिया, इसलिए हल्की सी वैल्यू हमारी कम आई, बट ये बिल्कुल सही मानने जाएगा, पेपर में बिल्कुल चल जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी इस कैलकुलेशन में। ठीक है, मैटर जो है वो 114 का है। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है, ख तो नहीं है, ग है। फ्रक्टोज का संरचना सूत्र लिखिए, यह ग्लूकोज की संरचना से कैसे भिन्न है। तो देखिए ये रहा डी फ्रक्टोज हमारा, थोड़ा इसको ऊपर करना पड़ेगा। तो ये रहा हमारा फ्रक्टोज का संरचना सूत्र, ऊपर CH2OH, फिर CO जो है कीटोन समूह है कार्बोनिल समूह के रूप में, CHOH CH, पहले OH इधर फिर राइट साइड में सारे। ठीक है, CO के जस्ट बाद लेफ्ट साइड में। अब इसमें और ये रहा डी ग्लूकोज। ठीक है, इनकी संरचना में क्या फर्क है, इसमें जो है कीटोन समूह है, इसमें एल्डिहाइड समूह है। ठीक है, इसमें देख सकते हो जो है CH2H एक जो है प्राथमिक OH है एल्कोहलिक समूह, इसमें CH2H यहाँ भी है और CH2H यहाँ भी है। इसमें प्राथमिक OH कितने हैं 2 है, जबकि इसमें कितने थे 1 ही था। तो बस यही डिफरेंस है इनमें। ठीक है, ये लिखना था डी फ्रक्टोज। ठीक है, और बाकी अंतर बताना था, इसमें कीटोन समूह है, इसमें जो एल्डिहाइड समूह है। संरचना में तो यही 2 अंतर स्पष्ट हो रहे हैं।
ओके, तो यह क्वेश्चन है कि निम्नलिखित यौगिकों के युगलों में विभेद करने के लिए एक रासायनिक परीक्षण दीजिए। सबसे पहले द्वितीयक एवं तृतीयक एमीन। ठीक है, तो द्वितीयक एवं तृतीयक एमीन में हम विभेद करेंगे हिंसबर्ग परीक्षण से। देखो ये होता है हिंसबर्ग अभिकर्मक, ठीक है ना। जो द्वितीयक एमीन होती है उसकी अभिक्रिया से NN, मतलब देखो ये द्वितीयक एमीन है CH2H5 NH C2H5, ये H इस Cl को लेकर भाग गया है नहीं, और ये बाकी जाके इससे जुड़ गया, NN डाईएथिल बेंजीन सल्फोनेमाइड ये बन गया। ठीक है, इसके बाद इसमें कोई N के पास कोई H नहीं बचा। ठीक है, जो कि जो है क्या कर ले, क्षार उसको H को ले जाए तो ये क्षार में एविले होता है। ठीक है, बट रिएक्ट करके ये बन गया। लेकिन जो तृतीयक एमीन है उसके पास यहाँ पे H होता ही नहीं, उसके पास तो क्या होगा, यहाँ पे भी C2H5 होगा। तो तृतीयक एमीन बेंजील सल्फोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया नहीं करती, तो हम इनको हिंसबर्ग परीक्षण से जो है इनमें विभेद कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में देखो हमें सिर्फ नाम बताना है, एक रासायनिक परीक्षण दीजिए। ठीक है, बट बता भी देते हैं कैसे होता है। चाहो तो अभिक्रिया भी लिख के दिखा सकते हो। ठीक है, तृतीयक में लिख देना कोई अभिक्रिया नहीं। अगला है मेथिलैमीन और डाईमेथिलैमीन। मेथिलैमीन जो है वो क्या है, प्राथमिक एमीन है, और डाईमेथिलैमीन जो है द्वितीयक एमीन है। इनमें विभेद हम हिंसबर्ग परीक्षण से भी कर सकते हैं, क्योंकि ये तो जो होगी क्षार में एविले होगी, और ये जो मेथिलैमीन जब रिएक्ट करेगी, देखो जब प्राथमिक एमीन अभिक्रिया करती है तो एक H ये Cl लेके चला गया, अभी भी इस नाइट्रोजन के पास क्या है, हाइड्रोजन है, तो ये क्या होता है, क्षार में विलय होता है। ठीक है, क्योंकि क्षार आके अभी इस नाइट्रोजन से जो है आवेश खींचेंगे तो ये जो है H क्या होता है, अम्लीय होता है, इसको क्षार आके लेके भाग जाएगा। ठीक है, मतलब वो H जिसके इलेक्ट्रॉन कोई दूसरा खींच रहा हो वो H क्या हो जाता है, हमारा अम्लीय होता है, उसको क्षार जो है खींच के ले जाते हैं। ठीक है, दूसरा इसके लिए हम टेस्ट यूज कर सकते हैं कार्बिलैमीन अभिक्रिया। कार्बिलैमीन अभिक्रिया क्या होती है, देखो प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया अगर हम क्लोरोफॉर्म से करवाए तो आइसोसाइनाइड बनता है। ठीक है, इसको कार्बिलैमीन अभिक्रिया अथवा आइसोसाइनाइड परीक्षण भी कहते हैं, और केवल ये क्या, केवल कौन देता है इसको, प्राथमिक एमीन देता है। ठीक है, सिर्फ प्राथमिक एमीन इस अभिक्रिया को देगा, और क्या है, दुर्गंध युक्त पदार्थ बनता है आइसोसाइनाइड। ठीक है, तो इसको जो है केवल प्राथमिक एमीन देते हैं, द्वितीयक एमीन नहीं दे सकते, तो ये भी हम इसमें इस टेस्ट को भी यूज कर सकते हैं इनमें विभेद करने के लिए। तीसरा है हमारा एथिलैमीन और एनिलीन। तो एथिलैमीन और एनिलीन के बीच में ये भी प्राथमिक एमीन है NH2 है, ये भी प्राथमिक एमीन है NH2 है। इनमें विभेद कैसे करेंगे, इनमें विभेद हम करेंगे इस प्रकार की, जो एनिलीन है वो युग्मन अभिक्रिया देता है। ठीक है, युग्मन अभिक्रिया क्या, मतलब वो डाईएंजोनियम लवण बना के उसमें उसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, एजो डाई बन जाएगी, मतलब जो है वो रंगीन उत्पाद बनता है, रंग आ जाता है उसमें। देखो अभी दिखाता हूँ अभिक्रिया। एनिलीन जो है ये डाईएंजोनियम लवण बना के उसके साथ फिर एनिलीन ही जोड़ दिया, H और Cl गया भाड़ में। ठीक है, गई है, और ये बनेगी पैरा अमीनो एजो बेंजीन। ठीक है, तो ये डाई एजो, इस ग्रुप को बोलते हैं डबल बॉन्ड एन को डाई एजो ग्रुप, तो ये डाई एजो डाई बन गई। डाई मतलब DYE डाई का मतलब है यहाँ पे रंग। ठीक है, वो डाई नहीं जहाँ दो को हम डाई बोलते हैं, डाई क्लोरो डाई, वो वाला नहीं, डाई होती है जो कि पहले कपड़ों को रंगीन बनाने के लिए, रंगने के लिए यूज होती थी, है नहीं, बाकी और चीज़ों में जहाँ भी रंग भरना है हमें। ठीक है, तो ये जो है एजोडाई जो है केवल एनिलीन बना सकती है। ठीक है, क्योंकि जो दूसरा क्या नाम था, एथिलैमीन क्या है, जो है एलिफेटिक ग्रुप जुड़ा है उसमें, तो उसका डाईएंजोनियम लवण बहुत ही अस्थायी होता है, वो तुरंत अपघटित हो जाता है। ठीक है, एल्कोहल बना लेता है वो तो तुरंत, मतलब वो बहुत ही अस्थायी है। जबकि इसका जो एनिलीन का डाईएंजोनियम लवण है वो कुछ हद तक स्थायी है, और वो जो है क्या, एजोडाई बना देगी। ठीक है, तो डाई एजो परीक्षण से हम इनमें विभेद कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के इसमें वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अगली वीडियो में हम 5 के क्या क्वेश्चन से करेंगे। ठीक है जी, तो पढ़ते रहिए, हमें दीजिए आज्ञा। जय श्री राम, जय सिया राम, जय सिया राम।